नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पीकेएस रिएक्शन में। दोस्तों, जो मैं आप लोगों को आज वीडियो लेके आया हूँ वो है भारत को जो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद है उसमें अस्थायी सदस्यता की सीट क्यों नहीं मिल रही है। तो उसी से रिलेटेड ये वीडियो है और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। और इसका जो टाइटल है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। किस वीडियो का टाइटल क्या है? अमेरिका क्यों नहीं दे रहा भारत को वीटो पावर, हाउ इंडिया कैन गेट परमानेंट सीट एट यूएनएससी। तो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में भारत को जो परमानेंट सीट नहीं दे रहे हैं ये सारे देश, तो इसका कारण क्या है और भारत को कैसे मिल सकती है, इसी पे वीडियो है। तो चलिए वीडियो को देखते हैं और फिर उस पर रिएक्शन देते हैं, फिर बात करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वैसे तो दोस्तों हमारा भारत इस मॉडर्नाइजेशन की बदलती दुनिया में खूब तरक्की कर रहा है और अपनी एबिलिटी के दम पर अपना लोहा वैश्विक मंच पर भी मनवा रहा है। इसमें कहीं भी किसी को रत्ती भर का भी शक नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी देखा जाए तो हम भारतीयों के मन में आज भी एक सवाल कांटे की भांति हमेशा ही चुभता रहा है, और वो ये है कि आखिरकार क्यों अब तक भारत को वीटो पावर नहीं मिला है, जबकि हमारी गिनती उन सशक्त देशों में की जाती है जिनका डंका पूरी दुनिया में बजता है। इसलिए आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में हम वीटो पावर से संबंधित सभी जानकारियों के बारे में बताएंगे और उनसे रूबरू भी करवाएंगे कि आखिरकार वीटो पावर लेना भारत के लिए क्यों इतना इम्पोर्टेंट हो गया है। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को यहीं से शुरू करते हैं। क्या है वीटो पावर? दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ये जानना जरूरी है कि आखिरकार वीटो का मतलब क्या होता है और वीटो शब्द किस भाषा से लिया गया है। तो आपको बता दें कि वीटो एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका सामान्य अर्थ होता है मैं अनुमति नहीं देता हूँ, या इसे आप आसान भाषा में समझे तो इसका अर्थ किसी काम के लिए रोक लगाने से है। और यदि किसी देश के पास वीटो पावर है तो वो किसी भी मुद्दे पर अपना विरोध कर सकता है। यही नहीं, इसके अलावा वो किसी भी देश के प्रस्ताव के विरोध में अपनी सहमति न रखते हुए वोट कर सकता है और सारा मामला ठप कर सकता है, चाहे प्रस्ताव कितना भी बढ़िया और लोगों के हित के लिए क्यों ना हो। इसलिए वीटो पावर का सारा खेल यहीं से स्टार्ट होता है। और आपको तो मालूम ही होगा, भारत अब तक वीटो का हिस्सा नहीं बन सका है। और भारत जब भी अपने बड़े मुद्दों को उठाता है तो दुश्मन मुल्क ड्रैगन चीन कैसे अपने वीटो पावर के जरिए सिरे से खारिज कर देता है और भारत का कोई भी मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है। इसका आप सब एग्जाम्पल देख ही रहे हैं। भारत ने जब जब ग्लोबल लेवल पर पाकिस्तान के खिलाफ टेररिस्ट वाला मुद्दा उठाया है तो चालबाज चीन ने कैसे अपने पावर का इस्तेमाल करके हर बार भारत के सेंसिटिव मुद्दों को दबाने का प्रयास किया है। वहीं रूस ने किसी भी मुद्दे पर हर बार भारत का साथ दिया है। बता दें कि रूस ने साल 1957 में कश्मीर मुद्दे को लेकर अपने वीटो पावर का उपयोग करते हुए तब भारत के पक्ष में वोट किया था। शायद इसीलिए आज भी हम सब भारतीय रूस को एक अच्छा और सच्चा दोस्त समझते हैं। लेकिन जहाँ तक चाइना का सवाल है तो ये बात भी सच है कि जब ये बात आपको मालूम चलेगी कि ये वीटो पावर चीन को किसी और देश ने नहीं बल्कि खुद भारत ने ही उसे दिलवाया है, तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जी हाँ, हम बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन हम इस बारे में आगे चर्चा करने वाले हैं। फिलहाल अभी आपको ये समझना होगा कि वीटो पावर के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का इम्पोर्टेंस क्या है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, बता दें कि संयुक्त राष्ट्र चार्ट अधिनियम के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षा एवं शांति बनाए रखने की प्राथमिक जिम्मेदारी सुरक्षा परिषद यानी कि सिक्योरिटी काउंसिल की है। और इसके अंतर्गत कभी विश्व के प्रमुख युद्ध में शामिल रही शक्तिशाली देश जैसे चीन, फ्रांस, रूस, ग्रेट ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका ने खुद को एक विशेष दर्जा या आप कह सकते हैं कि विशेषाधिकार दिए हुआ है। और ये विशेषाधिकार वो शक्तियां हैं जो संयुक्त राष्ट्र के अन्य सदस्य राष्ट्रों को भी प्राप्त नहीं है। बता दें कि ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल 15 देश हैं। इनमें अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और चीन स्थायी सदस्य देश हैं। वहीं 10 देशों को अस्थायी सदस्यता दी गई है। इनमें बेल्जियम, कोट डी आइवरी डोमिनिक रिपब्लिक, गिनी, जर्मनी, इंडोनेशिया, कुवैत, पेरू, पोलैंड, दक्षिण अफ्रीका और भारत के नाम शामिल हैं। बता दें कि अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल 2 साल के लिए होता है और समय समय पर इसका चुनाव भी कराया जाता है और इसकी सदस्यता बाद में बढ़ाई भी जाती है। इसके लिए यूएनएससी के 5 स्थायी सदस्यों के साथ साथ बाकी के देश भी वोटिंग के जरिए करते हैं। वहीं अब इसमें समझने वाली बात यह है कि अब तक कुल 5 देशों के पास ही वीटो पावर है और ये देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य भी हैं। तो इस लिस्ट में सबसे पहला नाम संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए का है।
दूसरा है रूसी संघ। अब यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि सोवियत संघ के विघटन के बाद ये अधिकार रूस को मिल गया था। इसके बाद तीसरे नंबर पर है फ्रांस, चौथे पर है दुश्मन मुल्क चीन यानी कि पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, और इसका लास्ट स्थायी सदस्य देश है यूनाइटेड किंगडम्स यानी कि यूके। ऐसे मिलती है वीटो पावर। अब जैसे कि आप जानते ही हैं कि सुरक्षा परिषद के कुल सदस्य देशों की संख्या 15 है, जिसमें से 5 देश इसके स्थायी सदस्य यानी कि परमानेंट मेंबर हैं, और बाकी के 10 देश इस सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं, जिनका कार्यकाल 2 साल तक का रहता है। इसलिए किसी देश को वीटो पावर कैसे मिलती है, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य देश हैं, और किसी भी देश को वीटो पावर दी जाएगी ये इस पर निर्भर करता है कि कितने देशों ने उसके लिए वोट किया है। वीटो पावर के लिए किसी देश को 9 सदस्य देशों की अनुमति चाहिए होती है, लेकिन इन 9 सदस्य देशों में से 5 स्थायी सदस्यों की अनुमति होनी भी अनिवार्य है। बस यही मामला भारत के लिए उल्टा पड़ जाता है। बता दें कि 5 स्थायी सदस्यों में चीन को छोड़कर हर बार सभी देश भारत का साथ देते हैं, लेकिन चीन चाहता ही नहीं कि भारत एक महाशक्ति के रूप में उभरे। भारत अपने 9 सदस्यों की बहुमत तो आसानी से पा लेता है, लेकिन चीन के अंगड़े से वो अब तक वीटो का हिस्सा नहीं बन सका है। उसके अलावा किसी देश को वीटो पावर के लिए कम से कम 2/3 देशों की पॉजिटिव वोट की जरूरत होती है। वहीं दूसरी तरफ इस देश के पास अधिक धन संपदा भी होनी चाहिए, ताकि वो देश विभिन्न देशों की सुरक्षा में अपनी सहभागिता दे सके। भारत दोस्तों यहाँ भी पीछे नहीं है। वो हर संभव प्रयास करता रहता है कि दूसरे देशों को कैसे भी करके उनकी मदद की जाए। इसका लाइव एग्जाम्पल आप सभी ने अपनी आंखों से कोरोना काल में भी देखा था, जब भारत ने भूटान, श्रीलंका, नेपाल सहित 150 देशों की मदद की थी। भारत ने मौके का फायदा क्यों नहीं उठाया, क्या थी वजह? बात जनवरी 1942 की है, जब संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र यानी कि चार्टर बना था। उस वक्त इसमें 26 देश शामिल हुए थे, उसमें भारत भी शामिल था, और भारत उस वक्त गांधीवादी नीति के कारण काफी मजबूत स्थिति में था। उस वक्त जवाहरलाल नेहरू अंतरिम विदेश मंत्री भी थे, और उन्हें काफी कुछ तय करना था। लेकिन आपने ये वाली कहावत तो सुनी ही होगी, अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारना, और हम इस मुहावरे का आम जीवन में कई बार प्रयोग भी करते हैं, जिसका अर्थ होता है खुद की गलती से खुद को नुकसान पहुंचाना। इतिहास में कई बार ऐसी गलती हो जाती है जिसका खामियाजा आगे चलकर हमें भुगतना पड़ता है। बता दें कि आज से करीब 73 साल पहले ऐसी ही गलती भारत से हुई थी, और जिस चीन को भारत ने अपना दोस्त समझा था और उसे वीटो पावर दिलवाई थी, वर्तमान में वही चीन कई मौकों पर भारत को न सिर्फ आंखें दिखाते रहता है, बल्कि उस पर वार करने की भी ताक में रहता है। लेकिन मोदी सरकार देश की पहली ऐसी सरकार मानी जाती है जिसमें नेहरू के समाजवाद की कोई भी छाप नहीं दिखती है, और मोदी सरकार कड़े फैसले लेने के लिए मानी जा रही है। धारा 370 और 35A, पुलवामा में हुए ब्लास्ट का बदला, सर्जिकल स्ट्राइक, ट्रिपल तलाक जैसे कई कड़े फैसले शामिल हैं, जिसमें वर्तमान मोदी सरकार खूब लोगों से वाहवाही लूट रही है। और लूटे भी क्यों ना, क्योंकि उसने काम ही ऐसा किया है। लेकिन देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने जो किया वो आश्चर्यचकित कर देने वाला था। नो डाउट नेहरू ने अपने समय में कई और भी अच्छे काम किए, तभी शायद कांग्रेस नेहरू को आधुनिक भारत का निर्माता भी कहते हैं। लेकिन अगर इतिहास को उठाकर देखें तो जवाहरलाल नेहरू पर निशाना साधते हुए वर्तमान सरकार कई बार आरोप लगाती रहती है, चाहे वो फिर कश्मीर को लेकर नेहरू की नीतियों की बात हो या नेहरू की विदेश नीति का मुद्दा हो। कई बार ये भी दावा किया गया है कि जवाहरलाल नेहरू की गलती की वजह से भारत ने संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता ठुकराई थी और अपनी जगह ये स्थान चीन को दे दिया। बात जनवरी 1942 की है, जब संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र बना था। उस वक्त इसमें 26 देश शामिल हुए थे, उसमें भारत के भी साइन हुए थे। और जैसा कि मैंने बताया था कि भारत उस वक्त काफी मजबूत स्थिति में था और विदेश मंत्री नेहरू को काफी कुछ तय करना था। लेकिन चीन में उस वक्त गृह युद्ध चल रहा था। एक तरफ तो चियांग काई शेक की कुओमिंतांग पार्टी और दूसरी तरफ माओ त्से तुंग की कम्युनिस्ट पार्टी थी। इस गृह युद्ध के बाद अमेरिका और बाकी देशों ने राष्ट्रवादी सरकार चियांग काई शेक को मान्यता दे दी। बाद में माओ त्से तुंग भागकर ताइवान चले गए और वहां जाकर सरकार बना ली और बखेड़ा खड़ा हो गया। बात ये थी कि क्या चीन को ताइवान की सीट दे दी जाए, लेकिन अमेरिका ये सोचता रहा कि रूस के रूप में पहले से ही एक कम्युनिस्ट देश सिक्योरिटी काउंसिल में बैठा हुआ है, बावजूद इसके वो सिक्योरिटी काउंसिल का बहिष्कार कर रहा था। लेकिन स्थायी सदस्य होने के नाते उस पर कार्रवाई भी नहीं की जा सकती।
ऐसे में क्या चीन को लाना सही होगा या गलत? अमेरिका के लिए ये उस वक्त बहुत बड़ा मुद्दा बन गया था। इधर तब उस टाइम सिक्योरिटी काउंसिल में हमारे प्रतिनिधि BN राव थे और UNSC के प्रेसिडेंट भी थे। ऐसे में अमेरिका को लगा कि चीन की जगह क्यों न भारत को लाया जाए, क्योंकि चीन भी एक कम्युनिस्ट देश था। अमेरिका की इस बात की पुष्टि हिस्टोरियन सर्वपल्ली गोपाल ने जवाहरलाल नेहरू की जीवनी में लिखी थी, जिसमें 2 अगस्त 1955 में एक पत्र का उल्लेख है कि अमेरिका ने कहा है कि चीन को यूनाइटेड नेशन में ले लो, लेकिन सुरक्षा परिषद में नहीं, जबकि भारत को उसकी जगह शामिल किया जाए। तब उस टाइम नेहरू जी ने कहा कि चीन एक महान देश है और ये उसके लिए अच्छा नहीं होगा कि वो शामिल ना हो। वहीं 4 अगस्त 1950 को नेहरू जी को अपनी बहन विजय लक्ष्मी पंडित का एक पत्र भी इसी मुद्दे से जुड़ा है। बता दें कि विजय लक्ष्मी पंडित उस समय अमेरिका में भारत की राजदूत थी। इस पत्र में विजय लक्ष्मी पंडित ने अपने भाई को लिखा था, अमेरिका के विदेश मंत्रालय में चल रही एक बात तुम्हें भी मालूम होनी चाहिए, और वो ये है, सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता वाली सीट पर से चीन को हटाकर उस पर भारत को बिठाना, तो इस बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? तो इसके जवाब में जवाहरलाल नेहरू ने क्या लिखा, इसे भी जान लीजिए। जवाहरलाल नेहरू लिखते हैं, तुमने लिखा है कि अमेरिका विदेश मंत्रालय सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता वाली सीट पर से चीन को हटाकर भारत को उस पर बिठाने का प्रयास कर रहा है। जहां तक हमारा प्रश्न है, हम इसका अप्रूवल नहीं करेंगे। हमारी दृष्टि से ये एक बुरी बात होगी और चीन का साफ साफ अपमान होगा। साथ ही चीन और हमारे बीच एक तरह की फाइट होने वाली बात हो जाएगी। मैं समझता हूँ कि विदेश मंत्रालय इस बात को पसंद नहीं करेगा, किंतु इस रास्ते पर हम नहीं चलना चाहते जिससे कि सबसे बड़ी चूक हुई थी नेहरू जी से। भारत और चीन भाई भाई हैं। वहीं 1955 में सोवियत प्रधानमंत्री निकोलाई बुल्गानिन ने सुझाव दिया कि भारत यदि चाहे तो उसे जगह देने के लिए सुरक्षा परिषद में सीटों की संख्या 5 से बढ़ाकर 6 भी की जा सकती है। तब इसके जवाब में नेहरू ने बुल्गानिन को कहा था कि कम्युनिस्ट चीन को उसकी सीट जब तक नहीं मिल जाती तब तक भारत की सुरक्षा परिषद में अपने लिए कोई स्थायी सीट नहीं चाहेगा। तब जाकर रूस यानी कि टैप के सोवियत संघ के नेता बुल्गानिन उन दिनों भारत आए और एक बार फिर नेहरू के सामने चीन की जगह सुरक्षा परिषद में शामिल करने का प्रस्ताव रखा। बुल्गानिन ने एक सम्मेलन में कहा, हम सामान्य अंतर्राष्ट्रीय स्थिति और तनावों में कमी लाने के बारे में बात कर रहे हैं और हम सुझाव देना चाहते हैं कि भारत को 6ठे सदस्य के रूप में सुरक्षा परिषद में शामिल किया जा सकता है। इस पर नेहरू की प्रतिक्रिया थी, बुल्गानिन शायद जानते हैं कि अमेरिका में कुछ लोग सुझाव दे रहे हैं कि सुरक्षा परिषद में चीन की सीट भारत को दे देनी चाहिए। ये तो हमारे और चीन के बीच खटपट करने वाली बात होगी। हम सरासर इसके खिलाफ हैं। वहीं इस मामले पर पंडित नेहरू की विदेश नीति पर कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर ने अपने विचार व्यक्त किए थे, जिसे आप नेहरू द इन्वेंशन ऑफ इंडिया में पढ़ सकते हैं, जिसमें थरूर ने लिखा कि वर्ष 1953 में अमेरिका ने दक्षिण अफ्रीका के लिए इंडियन मॉनरे डॉक्ट्रिन की परिकल्पना की थी, लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने अमेरिका के इस प्रयास को खारिज कर दिया था। भारत में कई कूटनीतिज्ञों ने वो फाइल देखी थी और जवाहरलाल नेहरू ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। अमेरिका उस वक्त भारत को अपने पक्ष में करना चाहता था, लेकिन पंडित नेहरू नहीं माने। वो अपने आइडियोलॉजी को विश्व राजनीति में स्थापित करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने UNSC की स्थायी सदस्यता को चीन की तरफ भेज दिया, यानी चीन को वीटो पावर दिलवा दी और अपनी वीटो पावर छोड़ दी। इधर आइडियलिज्म और एथिक्स का बोझ पंडित नेहरू पर इतना था कि वो चीन को सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता दिलवाने के लिए पूरी दुनिया में ढोल पीटने लगे। पंडित नेहरू के इस रुख से अमेरिका बहुत नाराज हुआ था। बता दें कि उस वक्त भी अमेरिका दुनिया की बहुत बड़ी महाशक्ति था, लेकिन पंडित नेहरू खुलकर अमेरिका की नीतियों की आलोचना करते थे। एक कहानी ये भी है कि दूसरी तरफ चीन पर कम्युनिस्ट शासकों का राज था। तब पंडित नेहरू को लगा कि चीन के स्थापक माओ गरीबों के नेता हैं और उनका लक्ष्य अपनी जनता को रोटी, कपड़ा और मकान मुहैया करवाना है। जबकि वर्ष 1950 में ही सरदार पटेल ने नेहरू को चीन से सावधान रहने के लिए कह दिया था। अपनी मृत्यु के 1 महीने पहले ही 7 नवंबर 1950 को देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने चीन के खतरे को लेकर नेहरू को आगाह करते हुए एक चिट्ठी में लिखा था कि भले ही हम चीन को मित्र के तौर पर देखते हैं, लेकिन कम्युनिस्ट चीन की अपनी आत्मकांक्षाएं और उद्देश्य हैं। हमें कतई नहीं भूलना चाहिए कि तिब्बत के गायब होने के बाद अब चीन हमारे दरवाजे तक पहुंच जाएगा
लेकिन अपने इंटरनेशनल राजनीतिक और कूटनीतिक समझ के चलते पंडित नेहरू ने किसी भी सलाह को अहमियत नहीं दी। जिस चीन को स्थायी सदस्यता दिलाने के लिए नेहरू पूरी दुनिया में समर्थन जुटा रहे थे, उसी चीन ने उनकी पीठ में छुरा घोंप दिया। भारत की विदेश नीति के लिए वो दिन बड़ा शर्मनाक था जब पंडित जवाहरलाल नेहरू को अमेरिका से हथियारों की मदद मांगनी पड़ी। उस वक्त अमेरिका के रणनीतिकार ये कहकर भारत को मदद देने का विरोध कर रहे थे कि पंडित नेहरू ने अमेरिका की नीतियों का विरोध किया है, इसलिए उन्हें सबक सिखाया जाना चाहिए। लेकिन आलोचना के बावजूद अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज एफ कैनेडी ने भारत को मदद दे दी थी। तब जाकर आखिर पंडित नेहरू को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने ये स्वीकार भी किया। भारत की क्या है मांग? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार लाने के लिए कई बार बैठक हो चुकी है और बैठक में भारत के लिए एक अच्छी खबर भी आई है। साथ ही भारत कब यूएनएससी का परमानेंट मेंबर बनेगा, इस बात पर अब जाकर थोड़ी सी क्लैरिटी मिली है। इस बैठक में 3 बड़े देश फ्रांस, ब्रिटेन और संयुक्त अरब एमिरेट्स ने भारत को परमानेंट मेंबर बनाने के लिए सपोर्ट किया है, जबकि रूस के विदेश मंत्री पहले ही भारत के पक्ष में आवाज उठा चुके हैं और अमेरिकी राष्ट्रपति ने भी भारत परमानेंट मेंबर बनना चाहिए इस बात के लिए सहमति दी है। ऐसे में हर बड़े देश अब इस मामले में भारत के साथ खड़े दिख रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भारत के लिए ये मेंबरशिप पाना इतना आसान नहीं है। इधर भारत ने भी अपने दावेदारी को और अधिक मजबूत करते हुए बताया है कि हम अपने देश के लोगों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में रह रहे लोगों की सुरक्षा और मानवता की बात करते हैं। और हमारी तो नीति ही यही है कि हम सिर्फ वसुदेव कुटुम्बकम की बात करते हैं और सबको अपना परिवार मानते हैं, क्योंकि हमारी वर्षों से चली आ रही विरासत और संस्कृति हमें यही शिक्षा देती है। भारत के अलावा और कौन कौन दावेदार? दोस्तों, अगर आप ये सोच रहे हैं कि भारत वीटो लेने में सबसे आगे है तो आप बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं, क्योंकि बाकी के सदस्य देश भारत का समर्थन करते हैं, लेकिन चालबाज चाइना की वजह से पूरा मामला पोपट हो जाता है। फिर भी देखा जाए तो भारत के अलावा ब्राजील, साउथ अफ्रीका, जापान और जर्मनी भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता पर मजबूत दावेदारी पेश करते हैं। इसलिए भारत भी इन देशों को कभी हल्के में नहीं लेता है। किस P5 सदस्य ने सबसे अधिक वीटो का उपयोग किया है? पहली बार वीटो का उपयोग 16 फरवरी 1946 में किया गया था, जब सोवियत संघ ने लेबनान और सीरिया से विदेशी सैनिकों की वापसी से संबंधित एक ड्राफ्ट को ब्लॉक कर दिया था। नॉन प्रॉफिट सिक्योरिटी काउंसिल की रिपोर्ट की माने तो अभी तक 293 वीटो वोट का इस्तेमाल किया जा चुका है। और बता दें कि रूस के पास इस वीटो पावर का लगभग आधा भाग है, जिसमें 143 वीटो हैं। 1992 के बाद से सोवियत संघ के पतन के बाद रूस वीटो का सबसे अधिक बार उपयोग करने वाला देश रहा है। इसके बाद अमेरिका और ब्रिटेन इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर शामिल हैं। वहीं अमेरिका ने पहली बार वीटो पावर का इस्तेमाल 1970 में किया था और इसके बाद आज तक अमेरिका ने 83 वीटो डाले हैं। ब्रिटेन ने 1956 में स्विस क्राइसिस के दौरान वीटो पावर का इस्तेमाल किया था और वो आज तक 32 बार वीटो पावर का उपयोग कर चुका है, जबकि चीन ने 18 बार वीटो पावर का इस्तेमाल किया है। इस काउंटिंग में चीन गणराज्य यानी रिपब्लिक ऑफ चाइना द्वारा अब तक एक वीटो का उपयोग किया गया था, जबकि बाकी 17 को पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना द्वारा इस्तेमाल किया गया है। वहीं फ्रांस ने पहली बार 1946 में वीटो पावर लागू किया था और अब तक 17 बार उसने इस विशेषाधिकार का इस्तेमाल किया हुआ है। 3 बार किया जा सकता है प्रस्ताव पेश। बता दें कि सुरक्षा परिषद में यदि कोई प्रस्ताव आता है तो वो प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य देशों की अनुमति पर ही पास होता है और यदि वीटो पावर प्राप्त इन देशों में से किसी भी एक देश ने अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल कर दिया तो वो प्रस्ताव वहीं पर निरस्त हो जाएगा। साथ ही सुरक्षा परिषद में कोई भी प्रस्ताव केवल 3 बार पेश किया जा सकता है और यदि इस प्रस्ताव में 3 बार किसी वीटो का उपयोग किया जाता है तो वो प्रस्ताव फिर भी सुरक्षा परिषद में पेश नहीं किया जाएगा। और ये बात वीटो की सबसे प्रमुख बातों में से एक है, जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। तो दोस्तों, ये थी वीटो पावर से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट जानकारियां। आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, वर्तमान भारत सरकार क्या वीटो पावर ले पाएगी या नहीं, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि आपके लिए हम ऐसी ही जानकारी से संबंधित अच्छी वीडियोस लाते रहेंगे। धन्यवाद। तो यहाँ पे दोस्तों वीडियो ख़त्म हुई और काफ़ी सुरक्षा परिषद के बारे में इन्होंने पूरी जानकारी दी है, कब गठन हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ पूरा। लेकिन बात यही पे अटक जाती है कि भारत को वीटो पावर क्यों नहीं मिल रहा है।
देखिए अभी तो काफ़ी देश हैं, जैसे जो 5 देश हैं परमानेंट मेंबर हैं उसके, चाइना है, रूस है, ब्रिटेन है, फ्रांस है और अमेरिका है। तो इनमें से 4 देश तो सहमत हैं आज के टाइम में, लेकिन चाइना जो है हर बार उसी वीटो का फ़ायदा उठा के मना कर देता है कि भाई हम अभी इसके खिलाफ हैं। और आप सोचो कि एक समय था कि जब ये सारे देश सोच रहे थे कि भारत को भी वीटो पावर दिया जाए, तो उस समय हमारे जो पहले प्रधानमंत्री देश के थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनसे ये गलती हुई थी और वो चाइना को नाराज़ नहीं करना चाह रहे थे और वो कह रहे थे कि हिंदी चीनी भाई भाई का, उन्होंने चीन की तरफ से जो नारा आया था, ठीक है। और ये उसको क्या सोचते थे कि भाई अगर जैसे हमें वीटो मिले या चीन को मिले, दोनों बात एक है। लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी उस समय की। सोचो रसिया भी उस समय तैयार था और जो चाइना क्या कहते हैं, बाकी अमेरिका भी तैयार था कि वीटो पावर भारत को दिया जाए, लेकिन भारत के ही प्रधानमंत्री ने वीटो पावर लेने से मना कर दिया। और आप ये सोचो अमेरिका इसलिए चाहता था कि क्योंकि रूस एक कम्युनिस्ट देश था और उसको वीटो पावर था, चाइना भी कम्युनिस्ट देश था, उसके पास भी वीटो पावर था। तो अमेरिका चाहता था कि जो लोकतांत्रिक देश हैं उनके पास वीटो पावर रहे, और इसी वजह से वो भारत का समर्थन कर रहा था। और आज भी अमेरिका इस समय भारत के समर्थन में है, लेकिन चाइना हर बार उसका अड़ंगा लगा देता है। आप सोच लो ये वीटो पावर, अच्छा इसके पहले कई बार ऐसा भी हुआ कि भारत को ये बोला गया कि भाई हम आपको अस्थायी सदस्य बना देंगे लेकिन वीटो नहीं देंगे। तो अब इसको अगर आम बोलचाल की भाषा में समझें तो आपकी शादी हम करा दे रहे हैं लेकिन दुल्हन आपके साथ विदा नहीं करेंगे, तो ये कोई बात हुई? ठीक है। तो लेकिन अभी तक जो तैयारियां चल रही हैं भारत सरकार की, भारत सरकार या भारत हर उस मापदंड को पूरा करता है जो एक संयुक्त राष्ट्र में अस्थायी सदस्य बनने के लिए जिस देश को हर चीज़ करना चाहिए वो भारत हर चीज़ करता है इस समय। फिर भी उसको वीटो पावर नहीं मिल रहा है। इस वजह से नहीं मिल रहा है क्योंकि चाइना अड़ंगा लगाए रखा है। और चाइना क्यों अड़ंगा लगाए रहता है सभी जानते हैं, क्योंकि उसका इसमें हित है। इस वजह से वो कभी भी भारत का समर्थन नहीं कर रहा है। लेकिन ये मुझे लगता है कि आने वाले समय में अब चाइना के लिए भी पॉसिबल नहीं रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल, 5 साल या 10 साल, उसके बाद ये देना ही पड़ेगा भारत को वीटो पावर, क्योंकि भारत धीरे धीरे इतना आगे बढ़ जाएगा कि फिर इनको ये मानना पड़ेगा। और सोचिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत का ये वीटो पावर होना इसलिए अहम है कि सोचो किसी भी प्रकार का प्रस्ताव अगर वहाँ पे लेके जाते हो आप, अगर इनमें से किसी एक ने भी वीटो कर दिया तो चाहे वो कितना भी इम्पोर्टेंट मुद्दा हो वो आप उसको नहीं उठा सकते। आप सोचो अभी रशिया और यूक्रेन का जो वार हो रहा है उसमें क्या कहते हैं, ये मुद्दा जब सुरक्षा परिषद में उठाया गया तो रशिया ने वीटो कर दिया कि भाई इस पे बात ही नहीं कर सकते। तो अब उस पर बात ही नहीं हो रही है। आप अलग से जो भी करना हो कर सकते हो, लेकिन वहाँ पे आप मिलिट्री का इस्तेमाल नहीं कर सकते। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का जो शांति सेना है वो नहीं कर सकते। तो वीटो का अपने आप में एक बहुत बड़ा महत्व होता है और इसकी सुधार की बहुत ही आवश्यकता है। और हर इंडियन चाहता है कि इसमें सुधार हो और भारत को अस्थायी सीट मिले और उसको वीटो मिले। तो अभी तक जो ये वीडियो आपने देखी आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।